हेलो नमस्कार आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की बुक पढ़ रहे थे कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की, जिसके अंतर्गत हम प्रमुख राजवंशों को पढ़ रहे थे। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों जिसमें गुहिल और मारवाड़ के राजवंश पढ़ लिए थे। आज का है टॉपिक बीकानेर का राठौड़ वंश, इसके प्रतापी शासक। तो पढ़ते हैं बीकानेर का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। सबसे पहले हैं इसमें राव बीका। राव बीका का शासनकाल है 1465 से लेकर के 1504 ईस्वी। 1465 से लेकर के 1504 ईस्वी इनका शासनकाल का समय है। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था, यानी कि ये पांचवा पुत्र था राव जोधा का, और ये है ना अपने चाचा कांदल और भाई बीदा के साथ जांगल प्रदेश में आ गया था। ये अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर, किसी बात में व्यंग्य किया है, उस बात से नाराज होकर ये ना 1465 में जांगल प्रदेश में आ गया। किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से, करणी माता की कृपा यानी कि आशीर्वाद से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। और इन्होंने नवीन राज्य स्थापित कहाँ पे किया? तो बीकानेर में। बीकानेर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। कब? तो 1465 में। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका व जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था, तो दोनों के नाम पर बीकानेर कहा गया। यानी कि जाट शासक बीका के द्वारा जीता गया था, इसलिए यानी कि नरा जाट के द्वारा जीता गया था, तो नरा के नाम से और बीका के नाम से इसका नाम क्या पड़ गया था? बीकानेर। बाटी, चौहान, खींचियो, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया। पुगल के राव सेका की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। किसने? तो बीकानेर। 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। 1488 ईस्वी में तो बीकानेर की स्थापना की। और राठौड़ वंश की स्थापना कब की? तो 1465 में राठौड़ वंश की स्थापना की। करणी माता के आशीर्वाद था इनके ऊपर। उसे राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया। इसने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का भी निर्माण करवाया था राव बीका के द्वारा। राव बीका के बाद राव लूणकरण सर आता है, तो राव बीका के बाद शासक कौन बनता है? राव लूणकरण। कब? 1505 से 1526 तक इसका शासनकाल है। लूणकरण का शासनकाल है 1505 से 1526। 1505 से 1526 राव लूणकरण। राव लूणकरण राव बीका का छोटा पुत्र था। इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। ये 1526 ईस्वी ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। किसके युद्ध में? तो ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में से कलयुग का कर्ण कहा है। तो राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। किसने कहा था? तो बीटू सूजा के ग्रंथ है राव जयसिरो छंद, उसमें कहा था। करमचंद वंशोत कीर्तन काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है। लूणकरण सर झील का निर्माता इसे ही स्वीकार किया गया। तो लूणकरण सर झील बीकानेर में है और इसका निर्माता किसे स्वीकार किया गया है? तो राव लूणकरण को। अगले शासक है राव जयसी। राव जयसी का टाइम है 1526 से 1541। राव जयसी का टाइम क्या है? तो 1526 से 1541 ईस्वी। जयसी ने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीटू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किया। इस बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व 1541 में साहिबा पाहिबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो साहिबा का युद्ध कब होता है? 1541 में राव जयसी और मालदेव के बीच में होता है। इसमें राव जयसी मारा जाता है लड़ता हुआ। अगला शासक है राव कल्याणमल।
राव कल्याणमल के समय की बात करें तो 1541 से 1574 ईस्वी इनका शासनकाल का समय है। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध, कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। और फिर कल्याणमल ने 1544 में ग्रीष्मेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। किसमें? मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था 1544 में, उसमें भी इसने भाग लिया था। इसने बटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार की उपस्थिति होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। और ये ना राव कल्याणमल पहला शासक था। ये राव कल्याणमल बीकानेर का पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और इसकी सहायता से शेरशाह ने वापिस बीकानेर पर अधिकार कर लिया था 1544 ग्रीष्मेल के युद्ध के बाद। तो कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह व पृथ्वीराज। राय सिंह को अकबर ने 1572 में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। तो राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था? तो 1572 ईस्वी में। वही उसका दूसरा पुत्र पृथ्वीराज अकबर का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज भी अकबर का दरबारी कवि था जिसने बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा था। तो बेली कृष्ण रुक्मणी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? पृथ्वीराज के द्वारा, जो कौन था? अकबर का दरबारी कवि था। और किसका पुत्र था? राव कल्याणमल का पुत्र था। अगले शासक है राव राय सिंह। इनका टाइम है 1574 से 1612 ईस्वी। ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में 1570 में नागौर दरबार हुआ था। जब मुगल सेना में ये भर्ती हो गए थे, सम्मिलित हो गए थे, तो इसने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। अकबर ने 1572 में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था राय सिंह को। 1574 में ईस्वी में राय सिंह महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो अकबर ने इसको महाराजा धीराज की उपाधि दी और महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त करके ये बीकानेर का शासक बना 1574 में। राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा करवाया तथा किले के दरवाजे पर जयमल और पत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई थी। किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लगवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का कर्ण कहा। राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव राय सिंह को कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? तो मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने की कर्ण की संज्ञा दी गई राय सिंह को। और कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? तो राव लूणकरण को अभी पढ़ा था। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है और राजपुताने का राय सिंह को कहा जाता है। अगले शासक है राव कर्ण सिंह। राव कर्ण सिंह का समय है 1631 से 1668। 1631 से 1668। कर्ण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। झाकड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था 1642 से 44 के मध्य, जो मतिरे की राड़ से नामक से जाना जाता है। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के समय कर्ण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा गया था। औरंगजेब के शासक बनने के उपरांत वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुक्र सप्तति में कर्ण सिंह को जांगलधर और बादशाह कहा गया। जांगलधर बादशाह किस में कहा गया? तो चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है शुक्र सप्तति, इसमें कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया। तो जांगलधर बादशाह किसे कहा गया? इसको राव कर्ण सिंह को। किसमें? शुक्र सप्तति में चिंतामणि भट्ट का ग्रंथ है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पधर्म और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। तो कर्ण सिंह का ग्रंथ कौन सा है? साहित्य कल्पध्रुव, और उसका दरबारी विद्वान था गंगानंद मैथिल। गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे।
तो कर्ण सिंह का दरबारी विद्वान कौन था? गंगाधर मैथिली। और मतिरे की राड़ कब हुई थी? 1644 में। कर्ण सिंह के बाद में भी अनेक शासक हुए थे, राठौड़ शासक, जैसे अनूप सिंह है, सूरज सिंह है, सरदार सिंह है, महाराजा गंगा सिंह है, लेकिन इसमें इसका वर्णन नहीं है, यहाँ तक ही इसमें। अगला है शाकंभरी के चौहान वंश, इस वंश के प्रतापी शासक। शाकंभरी के चौहान व इस वंश के प्रतापी शासक। इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है। वंशावली और ख्यातों ने इनको अग्निवंशी माना, अग्निवंशीय माना। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी है। और अचलेश्वर मंदिर के लेख से इसमें चंद्रवंशी माना। और कहीं विद्वान इन्हें आर्य मानकर विदेशी मानते हैं। तो इन सभी मतों का विवेचन करते हुए डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से मानते। तो सभी विद्वान अलग अलग मानते हैं, जैसे अग्निकुंड से भी मानते हैं। अग्निकुंड से पृथ्वीराज रासो, नैन्सी, सूर्यमल मिश्रण इत्यादि इनको अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं। और सूर्यवंशी भी मानते हैं डॉक्टर होजा और पृथ्वीराज विजय के अनुसार। हमीर महाकाव्य के अनुसार भी इनको सूर्यवंशी ही माना जाता है कि इनको, तो चौहानों को। हांसी का शिलालेख और अचलेश्वर मंदिर का लेख इनको चंद्रवंशी मानते हैं। और पंडित दशरथ शर्मा जो बिजोलिया शिलालेख 1170 उसके अनुसार ब्राह्मण वंश से मानते हैं। और विदेशी मत भी है, सक्सीतियन जेम्स टोड मानते हैं। सक्सीतियन की संतान कौन मानता है? तो जेम्स टोड, क्रुक, डॉक्टर वी स्मिथ। इंद्रवंश से भी मानते हैं, सेवाड़ी का अभिलेख है जो चौहानों का इंद्रवंशीय मानते हैं। तो अलग अलग विद्वान सभी चौहानों को अलग अलग उत्पत्ति के अनुसार मानते हैं, लेकिन सर्वमत की बात करें तो सभी मतों का विवेचन करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण वंश से ही मानते हैं। बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर जिले का प्रवर्तक वासुदेव चौहान का आदि पुरुष था। वासुदेव चौहान को है ना चौहानों का आदि पुरुष माना जाता है। और ये सांबर झील का प्रवर्तक था, जिसका समय 551 है। तो वासुदेव चौहान का समय क्या है? 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। प्रारंभ में चौहान गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, परंतु गुहक प्रताप ने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त करवाया था। इसी का वंश सामंत सांबर का शासक था, जो वत्स गोत्र ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ। वाघपति राज चौहानों का शक्तिशाली शासक हुआ, जिसने प्रतिहारों को परास्त कर अपनी शक्ति का परिचय दिया। विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक अन्य शक्तिशाली शासक था, जो 973 ईस्वी का हर्षनाथ लेख उसकी विजयों का उल्लेख करता है। उसने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभ राज और गोविंद तृतीय शासक हुए। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में गोविंद तृतीय की उपाधि वेरीघट, गोविंद तृतीय को कौन सी उपाधि दी गई? तो वेरीघट की उपाधि दी गई। वेरीघट का अर्थ होता है शत्रु संहारक। मिलती परिस्था के अनुसार गोविंद तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़ में आगे बढ़ने से रोका था। इसमें सबसे प्रमुख शासक है अजयराज। अजयराज की बात करें तो उनका टाइम है 1105 से 1133 ईस्वी। अजयराज का टाइम कितना है? तो 1105 से 1133 ईस्वी शासनकाल है इनका। अजयराज जो 1105 ईस्वी में शासक बना, इस वंश का एक प्रतापी शासक था। 1113 में इसने अजमेर नगर बसाया। तो अजमेर नगर किसने बसाया? अजमेर ने। अजमेरू नगर यानी कि अजमेर किसने बसाया? तो अजयराज ने 1113 में बसाया। और चांदी एवं तांबे के सिक्के चलाए, जो अजयप्रिय धर्म कहलाए। कुछ मुद्राओं पर उसकी रानी सोमलवती का नाम भी अंकित होता है। किसकी रानी थी सोमलवती? तो अजयराज की थी। और यहाँ के सिक्कों में सोमलवती नाम भी अंकित मिलता है। अजय राज शैव मतावलंबी होने के साथ साथ एक धर्म सहिष्णु शासक था। अजयराज शैव मतावलंबी था, लेकिन एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसने जैन और वैष्णव धर्मावलंबियों का सम्मान की दृष्टि से देखा। उसने नए नगर में जैन धर्मावलंबियों का मंदिर बनाने की अनुमति दी और पार्श्वनाथ मंदिर के लिए स्वर्ण कलश प्रदान किए। अगले शासक हैं अजयराज के बाद अर्णोराज। अर्णोराज का समय
की बात करें तो 1133 से 1155 ईस्वी। अर्णोराज का समय कितना है तो 1133 से 1155 ईस्वी है। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक को परास्त किया था। अर्णोराज ने तुर्कों एवं मालवा के शासक को परास्त किया था, मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हुआ। इसने अजमेर में आना सागर झील और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। अजमेर में आना सागर झील किसने बनवाई तो अर्णोराज ने, और पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया तो अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज सेव था, किंतु उसमें अन्य धर्मावलंबियों के प्रति सहिष्णुता की भावना थी। उसने अजमेर में खत्तरगंज के अनुयायियों के लिए भूमि दान दिया। देवबोध और धर्मघोष उसके समय के प्रखंड विद्वान थे। किसके समय के तो अर्णोराज के समय के देवबोध और धर्मघोष क्या थे, प्रखंड विद्वान थे, जिनको उसने सम्मानित किया था। वैसे तो चालुक्य के हाथों पराजित से कुछ मानहानि उठानी पड़ी, फिर भी गजनीवियों को परास्त कर तथा मालवा और हरियाणा अभियानों का नेतृत्व कर उसने अपने वंश के प्रभुत्व को नहीं घटने दिया। अगले प्रमुख शासक है विग्रहराज चतुर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हैं, हर भर्ती परीक्षा में विग्रहराज चतुर्थ से, पृथ्वीराज तृतीय से, इन शासकों से प्रत्येक भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। और ये बुक राजस्थान के सभी तैयारी करने वाले कंपटीशन की, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये बुक सभी के लिए उपयोगी है। तो देखते हैं विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के समय की बात करें तो 1158 से 1163 ईस्वी। ये नोट्स पैटर्न के आधार पर ही हैं, सोल्ड रूप में है। इसमें एक बार इस बुक को है ना लाइन बाय लाइन पढ़े, फिर अपने नोट्स बनाए हुए वो पढ़े, फिर किसी गाइड या बुक से पढ़ते हो तो उससे भी पढ़े। ये बुक ही अपने आप में शॉर्ट नोट्स हैं, तो इसको जरूर पढ़े एक बार। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तोमरों को पराजित किया, फिर दिल्ली पर अधिकार किया, और दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला शासक था। इसने गजनी के खुसरू शाह को परास्त किया। जयानक भट्ट ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी। तो विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो इन्हें कवि बांधव की उपाधि किसके द्वारा दी गई तो जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी विग्रहराज चतुर्थ को। विग्रहराज ने हरिकेली और उसके दरबारी विद्वान सोमदेव ने ललित विग्रहराज, यानी कि विग्रहराज ने तो हरिकेली और उसका जो दरबारी विद्वान था, कौन था दरबारी विद्वान विग्रहराज चतुर्थ का तो सोमदेव ने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला बनवाकर उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वाकर वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर वहां पर बीसलपुर झील भी बनाई। तो बीसलपुर झील किसके द्वारा विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा बनवाई गई। और विग्रहराज चतुर्थ है ना बीसल देव के नाम से भी विख्यात हैं। विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो विग्रहराज चतुर्थ का समय था ना वो चौहानों का क्या कहा जाता है स्वर्ण काल कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के मूल्यांकन में डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि उसकी महत्ता निर्विवाद है। क्यों? एक सेनाध्यक्ष के साथ साथ वह एक विजेता, साहित्य का संरक्षक, अच्छा कवि और सूझबूझ का निर्माता था। पृथ्वीराज विजय का लेखक लिखता है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हुई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की किसी में क्षमता ही नहीं थी। सोमदेव तो विग्रहराज को वीरों में ही नहीं वरन विद्वानों में अग्रणी मानता था। ये केवल उसकी मिथ्या प्रशंसा नहीं, हरिकेली नाटक से उसकी योग्यता हाँकी जा सकती है। किलहॉर्न ने भी उसकी विद्वता की प्रशंसा करते हुए स्वीकार किया है कि वह उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। ये किसने कहा तो किलहॉर्न ने कहा। किसके बारे में तो विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा कि वह कालिदास और भवभूति की होड़ कर सकता है। विग्रहराज का समय शपाद लक्ष्य यानी कि चौहानों के सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्ण काल था। अगले शासक है पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का टाइम है 1177 से 1192।
पृथ्वीराज का शासनकाल कितना है तो 1177 से 1192 ईस्वी। शाकंभरी के चौहान शासकों में सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय 11 वर्ष की आयु में ही शासक बना। 11 वर्ष की अल्प आयु में ही ये शासक बना था। इनकी माता संरक्षिका थी। 1182 ईस्वी में इसने सतलज प्रदेश के भंडानको को परास्त किया। तो भंडानको का दमन कब किया? 1182 में। और इस वर्ष इसने महोबा के चंदेल शासक प्रमर्ददेव को पराजित किया। चंदेल शासक प्रमर्ददेव को पराजित भी 1182 में किया, जिसमें प्रसिद्ध वीर आल्हा और उदल लड़ते हुए मारे गए। पृथ्वीराज ने कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद को पराजित किया। पृथ्वीराज ने कन्नौज का शासक था जयचंद, उसको पराजित किया एवं स्वयंवर समय उसकी बेटी संयोगिता का अपहरण कर उसे विवाह कर लिया। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में तो गोरी को उसने पराजित किया, मगर 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में वह मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ, जिससे चौहान राज्य का तो पतन हुआ ही, भारत के तुर्की शासन की नींव पड़ी भारत में। यानी कि इसके पराजित होने से 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय पराजित हो गया। इससे भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ गई। पृथ्वीराज तृतीय वीर विद्यानुरागी एवं गुणीजनों के सम्मान करने वाला था। पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक। पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है तो जयानक। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है जयानक और पृथ्वीराज रासों के लेखक है चंद्रबरदाई, दोनों ही उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी कि उसके दरबारी कवि थे। संयोगिता स्वयंवर कथा। कन्नौज के शासक जयचंद। कन्नौज का शासक कौन था? जयचंद ने राजसूय यज्ञ किया और अपनी पुत्री संयोगिता के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें पृथ्वीराज को छोड़कर कई महाराजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। इतना ही नहीं, पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद स्वयंवर स्थल के बाहर द्वारपाल के रूप में, किसके रूप में तो द्वारपाल के रूप में पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। संयोगिता और पृथ्वीराज एक दूसरे को मन से क्या करते थे? चाहते थे। अतः संयोगिता वरमाला लेकर एक एक महाराजा को देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी और पृथ्वीराज को न पाकर वह मन ही मन बड़ी दुखी हुई, किंतु वह दरवाजे में तब पहुंची तो उसे द्वारपाल के रूप में अपने प्रेमी की मूर्ति नजर आई, तो उसने माला उस मूर्ति के गले में ही डाल दी। उस समय तक पृथ्वीराज भी वहां पहुंच चुका था। उसने संयोगिता को वहां से अपने साथ लेकर अजमेर की ओर प्रस्थान किया और चौहान सैनिकों ने गढ़ वालों को उसका पीछा करने से रोका। अजमेर पहुंचकर पृथ्वीराज ने संयोगिता से विवाह कर लिया, पर इस घटना से जयचंद व पृथ्वीराज के बीच में शत्रुता बढ़ गई। आगे हैं संयोगिता कथा की ऐतिहासिकता। इस कथा की सत्यता एवं ऐतिहासिकता के संबंध में इतिहासकार एक मत नहीं है। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद हो जाने से कपोल कल्पना मानते हुए कहा है कि प्रबंध कोश, हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध एवं प्रबंध चिंतामणि जैसे समकालीन ग्रंथों में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। किसने कहा ऐसा? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और डॉक्टर रोमिला थापर एवं डॉक्टर आर.एस. त्रिपाठी ने भी इसे सही नहीं माना। समकालीन पारसी तारीखों में इस घटना का वर्णन नहीं मिलता। किसका? तो संयोगिता स्वयंवर कथा का, किंतु अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया कि हमीर महाकाव्य तथा रंभा मंजरी में ढेर सारी गलतियां हैं तथा इनमें वर्णन न मिलने से सारी घटना को ही काल्पनिक मान लिया जाए, ये उचित नहीं है। उन्होंने घटना की सत्यता को स्वीकार करते हुए बताया कि प्रेम जीवन का एक अंग है और वह सत्य एवं वास्तविक है, अतः यह घटना घटी हो तो कोई आश्चर्य नहीं। सीवी वैद्य एवं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इसे स्वीकार किया। इस प्रकार संयोगिता अपहरण की घटना में कोई संदेह नहीं रह जाता। सदियों से चली आ रही इस कथा में समय के साथ उतार चढ़ाव या अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों का आना स्वाभाविक है, किंतु इससे इस घटना की सत्यता पर शंका करना उचित प्रतीत नहीं होता। आगे हैं रणथंभौर का चौहान वंश व इस वंश के प्रतापी शासक।
रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज, जो 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? गोविंदराज, और ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। उसके उत्तराधिकारी क्रमशः वाल्हण, प्रहलादन और वीर नारायण हुए। यानी कि गोविंदराज के बाद वाल्हण और फिर प्रहलादन और फिर वीर नारायण हुए। वीर नारायण का संघर्ष इल्तुतमिश से हुआ, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके उत्तराधिकारी वाग्भट ने भी दिल्ली से भेजे गए तुर्क अधिकारियों से अपने पैतृक राज्य को बचाया। उसके पुत्र जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभौर नहीं जीतने दिया, परंतु उसे कर देने के लिए विवश होना पड़ा। इसमें सबसे पहले हमीर देव चौहान के समय की बात करें तो समय है इनका 1282 से 1301 ईस्वी, 1282 से 1301 ईस्वी। और ये ना जयसिम्हा यानी कि जैत्र सिंह, जय सिंह का क्या था? तीसरा पुत्र था। जयसिम्हा का तीसरा पुत्र था हमीर देव चौहान। और हमीर अपने हट के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है, ये अपने हट के लिए भी जाना जाता है हमीर को। 1282 ईस्वी में हमीर ने अपने राज्यारोहण के बाद दिग्विजय की नीति अपनाई। आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार, आबू, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा, धार आदि राज्यों को इसने अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया एवं मेवाड़ के शासक समर सिंह को परास्त किया। 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, मगर उसे सफलता नहीं मिली। हमीर द्वारा मंगोल विद्रोहियों मोहम्मद शाह केहबू के शरण देने से दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। इन्होंने ना हमीर ने मोहम्मद शाह व केहबू को शरण दे रखी थी, तो इससे क्या है अलाउद्दीन खिलजी हमीर से नाराज हो गया। हमीर ने जब विद्रोहियों को लौटाने से इनकार कर दिया तब 1299 ईस्वी में 1299 ईस्वी में उसे खिलजी का आक्रमण का सामना करना पड़ा, मगर तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं सेना लेकर रणथंभौर आया, मगर जब युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली तो उसने छल कपट का सहारा लिया। अलाउद्दीन ने हमीर के सेनानायक रणमल और रत्तीपाल को किला देने का लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले क्या किया तो रणमल और रत्तीपाल को अपनी तरफ मिला लिया। इसके विश्वासघात के कारण किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया। हमीर लड़ता हुआ मारा गया और किले में हमीर की पत्नी रंग देवी ने महिलाओं के साथ जोहर किया। हमीर वीर, उद्धार एवं शरणागत की रक्षा करने वाला शासक था। नयन चंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा तो हमीर महाकाव्य लिखा। जोधराज के हमीरासो एवं चंद्रशेखर के हमीरहट नामक ग्रंथों से हमीर के शौर्य की जानकारी मिलती है। और आज भी जनमानस में हमीर के लिए दुआ प्रसिद्ध है कि सिंह सवन सतपुरुष, सिंह सवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर रासो किसने लिखा था तो जोधराज ने लिखा था, और सारंगधर ने भी लिखा था। हमीर हट किसका है तो चंद्रशेखर का है। इनको याद रखना कि हमीर हट किसका है। और हमीर महाकाव्य किसका है तो नयन चंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का। और हमीर मद मदन भी लिखा था जय सिंह सूरी ने। और हमीर ने अपने पिता की याद में जैत्र सिंह की 32 वर्ष के शासनकाल की याद में 32 वर्षों की खंभों की छतरी भी बनवाई थी हमीर के द्वारा। और रणथंभौर का पहला राजपूताना का पहला रणथंभौर व राजपूताना का पहला साका 11 जुलाई 1301 में होता है हमीर के समय। हमीर के नेतृत्व में केसरिया व रानी रंग देवी के नेतृत्व में इस समय 1301 के समय जौहर होता है। और हमीर की पुत्री पद्मा देवल के द्वारा जौहर से एक दिन पूर्व ही पद्म तालाब में कूद करके जहल जौहर भी किया जाता है। अगला है जालोर का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। अगला टॉपिक जालोर के चौहान वंश व उसके प्रतापी शासक। जालोर मध्यकालीन इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। दिल्ली से गुजरात व मालवा जाने वाले मार्ग पर स्थित जालोर पर अधिकार स्थापित करना दिल्ली के प्रत्येक शासक के लिए एक आवश्यक कार्य था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 के समय
जालोर पर चौहानों का अधिकार था। तो 1206 से 1526, 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत के समय जालोर पर किसका अधिकार था? तो चौहानों का अधिकार था। और जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक यानी कि जालोर के चौहान वंश की स्थापना की बात करें तो कीर्तिपाल चौहान था। कीर्तिपाल चौहान था। 1181 में इसने इसकी राजवंश की नींव रखी थी। जालोर के चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? कीर्तिपाल चौहान ने। कब रखी थी? तो 1181 के समय। जालोर के चौहानों में सबसे प्रमुख शासक है कान्हड़ देव। कान्हड़ देव के समय की बात करें तो 1305 से 1311 शासनकाल है इनका। कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के गुजरात आक्रमण के समय रास्ता देने को लेकर कान्हड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य विवाद हो गया। 1305 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सेना नायक ऐन उल मुल्क मुल्तानी को सेना सहित जालोर भेजा। वह कान्हड़ देव को समझा बुझाकर दिल्ली ले आया। दिल्ली दरबार का माहौल कान्हड़ देव के स्वाभिमान के विरुद्ध था। कान्हड़ देव दिल्ली दरबार में से चला आया, जिसके बाद कान्हड़ देव व अलाउद्दीन के बीच संघर्ष हुआ। नैन सिंह ने युद्ध का कारण कान्हड़ देव के पुत्र वीरम देव द्वारा सुल्तान की पुत्री फिरोजा से विवाह करने से इनकार बताया है। 1308 में सुल्तान ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया व उसका नाम खेराबाद रख दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद किसका नाम रखा? तो जालोर के सिवाना किले पर अधिकार कर लिया और इसका नाम क्या रख दिया? खेराबाद। तथा कमालुद्दीन गुर्ग को वहां का प्रतिनिधि नियुक्त किया। 1311 में अलाउद्दीन ने जालोर पर घेरा डाल दिया, लेकिन सुल्तान को सफलता नहीं मिली। अतः कान्हड़ देव के एक दैया सरदार बीका के विश्वासघात के कारण दुर्ग पर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। तो विश्वासघाती कौन था इस समय? कान्हड़ देव के समय दैया बीका। कान्हड़ देव इस समय लड़ता हुआ मारा गया और किले की महिलाओं ने जोर किया। अलाउद्दीन ने जालोर को जीतकर उसका नाम जलालाबाद कर दिया। सिवाना का तो खेराबाद कर दिया था अलाउद्दीन ने जीतकर नाम, और जालोर का क्या कर दिया? जलालाबाद। सिवाना का पहला साका होता है 1308 में और जालोर का साका होता है 1311 में। आगे है आमेर का कछवा वंश। इस वंश के प्रतापी शासक यानी कि आमेर राजवंश में कौन से शासक थे? तो कछवा वंश के शासक थे। कछवा अपनी उत्पत्ति राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश से मानते हैं, यानी कि भगवान राम के पुत्र कुश के ये वंशज माने जाते हैं। कौन? कछवा वंश। सूर्यमल मिश्र के अनुसार कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से कूर्म वंश कहलाए। सूर्यमल मिश्र किसे मानते? तो कूर्म नामक रघुवंशी शासक की संतति होने से ये कूर्म वंश कहलाने लगे। और साधारण भाषा में उन्हें कछवा कहा जाने लगा। ढूंढाड़ प्रदेश में अपना राज्य स्थापित करने के लिए कछवाहों को मीणाहों तथा बड़ गुजरों से संघर्ष करना पड़ा। इनकी प्रथम राजधानी दौसा रही। कछवा वंश की प्रथम राजधानी की बात करें तो दौसा थी और फिर दूसरी राजधानी माची यानी कि रामगढ़ थी। कछवा प्रारंभ में चौहानों के सामंत थे और 1137 ईस्वी में दुलराई ने बड़ गुजरों को परास्त कर ढूंढाड़ में नींव स्थापित किया। दुलराई ने ही जमवारामगढ़ के मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर के मीणाओं को परास्त कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसमें सबसे पहले शासक है भारमल। भारमल से भी पहले शासक भी हुए थे, जैसे कोकिल देव हुए थे, और कोकिल देव के बाद पृथ्वीराज कछवा 1502 से 1527 के लगभग शासक हुए थे, लेकिन इस बुक में भारमल से दे रखा है। इंपॉर्टेंट शासक है भारमल। भारमल के समय की बात करें तो 1546 से 1573 का शासन का टाइम है। 1546 से 1573 भारमल। 1546 से 1573 किसका टाइम है? तो भारमल का। कहाँ पे? आमेर में। कछवा वंश से है ये भारमल। भारमल बहुत ही कठिन परिस्थिति में आमेर का शासक बना था। भारमल की बात करें ना तो बहुत कठिन समय में आमेर का शासक बना था। अपनी सत्ता के लिए उसे मजबूत सहारे की आवश्यकता थी और ये मजबूत सहारा उसे मुगल शासक अकबर के रूप में मिला। भारमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत था। अकबर
जनवरी 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। तो कब आया था अकबर? 1562 में अजमेर की यात्रा पर आया था। अजमेर से लौटते समय सांबर में भारमल ने 1562 में अपनी पुत्री हरकाबाई, भारमल की पुत्री थी हरकाबाई, कालांतर में जिसमें मरियम उज्जैमानी के नाम से जाना गया, विवाह अकबर के साथ किया। जहांगीर इसी हरकाबाई का पुत्र था। 1562 में ही ईस्वी में सांबर में ही अपने पुत्र भगवान दास और पौत्र मानसिंह सहित इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजपूत शासक था भारमल। अगले शासक है भगवान दास। भगवान दास के टाइम की बात करें तो 1573 से 1589 इनकी निवासी 1573 से 1589 इनका टाइम है। और भगवान दास 1573 ईस्वी में आमेर की गद्दी पर बैठा। तो कब बैठा? 1573 में आमेर की गद्दी पर बैठा। इसने सरनल के युद्ध में अपनी वीरता का परिचय दिया और यह 7 वर्ष तक पंजाब का सूबेदार रहा। कौन? तो भगवान दास। इसने 1585 में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किया था। तो मानबाई का विवाह जहांगीर के साथ किसने किया था? तो भगवान दास ने। और खुसरो मानबाई व जहांगीर का पुत्र था, यानी कि पुत्री मानबाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुसरो का जन्म हुआ। और मानबाई को है ना सुल्ताना निसा के नाम से भी जाना जाता है। 1589 ईस्वी में लाहौर में भगवान दास की मृत्यु हो गई। 89 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? भगवान दास की। अगले शासक है मानसिंह। मानसिंह के टाइम की बात करें तो 1589 से 1614, इनकी 1589 से 1614 इसका टाइम पीरियड है। मानसिंह केवल 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेवा में चला गया था। मानसिंह की बात करें तो 12 वर्ष की आयु में ही मुगलों की सेना में चला गया था। इसने अकबर एवं जहांगीर 2 मुगल सम्राटों की सेवा की। अकबर के रणथंबोर अभियान में 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में मानसिंह की भूमिका निभाई। मानसिंह ने भूमिका निभाई। गुजरात अभियान के दौरान हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया? तो मानसिंह ने नेतृत्व किया। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक था कि मानसिंह ने ना, यानी कि अकबर ने इसको फर्जंद यानी कि बेटा की उपाधि दी थी। वह 7000 का मनसब दिया था। अकबर ने मानसिंह को 7000 का मनसब दिया था। और 1589 में जब ये बिहार का सूबेदार था तो इसके पिता भगवंत दास की मृत्यु हो गई। और 1589 ईस्वी में आमेर का ये शासक बना मानसिंह। 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया। मानसिंह की मृत्यु 1614 ईस्वी में इलचीपुर में हुई थी। मानसिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इसके समय मान चरित्र महाराजकोश नाम ग्रंथ रचे गए थे। इसी समय मुरारीदान ने मानप्रकाश व यानी कि मानसिंह के समय में ही मुरारीदान ने मानप्रकाश व जगन्नाथ ने मानसिंह कीर्ति मुक्तावली की रचना की थी। तो मानप्रकाश किसने लिखा? मुरारीदान ने। और मानसिंह कीर्ति मुक्तावली किसने लिखी? तो जगन्नाथ ने की रचना की। और मानसिंह के समय ही रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जगत शिरोमणि का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो रानी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में करवाया था। मानसिंह ने है ना, मानसिंह के स्थापत्य में है ना, मानसिंह का समय अच्छा रहा था। इन्होंने जयगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। किसने? मानसिंह ने। और तोप ढालने का कारखाना भी लगवाया था। आमेर के महलों का निर्माण मानसिंह ने करवाया। शिला माता के मंदिर का निर्माण कराया। रानी कंकावती के पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर भी इसी के समय हुआ। इसमें मीराबाई द्वारा पूजा की जाने वाली मूर्ति भी स्थापित है। जगत शिरोमणि मंदिर की बात करें ना, तो इसमें जो मीराबाई पूजा करती थी ना, उसकी मूर्ति भी स्थापित है। बिहार में है ना मानपुर नगर बसाया था मानसिंह ने। और रोहतासगढ़ के महल बनवाए थे। वृंदावन में भी गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। इस प्रकार मानसिंह आमेर के कछवा वंश में एक प्रतापी शासक था। अगले शासक है मिर्जा राजा जय सिंह।
मिर्जा राजा जयसिंह के टाइम की बात करें तो 1621 से 1667 रही। मिर्जा राजा के समय की बात करें तो 1621 से 1667 ईस्वी रही। 11 वर्ष की आयु में 1621 में जय सिंह आमेर का शासक बना। इसे 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। किसको? मिर्जा राजा जयसिंह को। 1623 में से मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में भेजा गया, जहां इसने अद्भुत साहस और वीरता का परिचय दिया। 1629 ईस्वी में इसने उत्तर पश्चिमी सीमांत में उज़बेकों के विद्रोह को दबाया। 1630 ईस्वी में जय सिंह ने कहानी है जहां लोदी के विद्रोह को दबाया और 1636 ईस्वी में शाहजहां के साथ बीजापुर और गोलकुंडा अभियान पर दक्षिण भारत गया। 1637 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी देकर सूजा के साथ कंधार भेजा गया। मिर्जा राजा की पदवी देकर के 1637 में कहाँ भेजा गया? तो कंधार भेजा गया। उत्तराधिकारी के युद्ध के समय से सूजा के विरोध भेजा गया, जहाँ बहादुरपुर के युद्ध 1658 में इसने सूजा को पराजित किया। उत्तराधिकारी के युद्ध के अंत में इसने औरंगजेब का पक्ष लिया। जय सिंह की सैनिक योग्यता और कूटनीति से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इसे दक्षिण में मराठों के विरुद्ध भेजा। दक्षिण में जय सिंह ने अपनी कूटनीति से शिवाजी को अकेला कर दिया और पुरंदर जीतने में सफल रहा। जय सिंह ने शिवाजी के विरुद्ध अभियान पर जाते समय कहा था कि हम शिवा को वृत्त के केंद्र की तरह घेर लेंगे। किसने कहा था? जय सिंह ने कहा था कि हम शिवाजी के विरुद्ध अभियान, मतलब हम जय सिंह के कुछ समय जाते समय कहा था कि हम शिवा को व्रत के केंद्र की तरह घेर लेंगे। जय सिंह की कुशलता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि महान मराठा शासक शिवाजी को वह रोकने में सफल रहा, जिसने अफजल खां जैसे सेना नायक को पराजित किया। अंत में शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि हो गई 1665 में। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में हुई थी और जय सिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। पुरंदर की संधि जय सिंह की दूरदर्शिता एवं शक्ति की पराकाष्ठा थी। वह अनेक भाषाओं का ज्ञाता था और विद्वानों का सम्मान करने वाला था। प्रसिद्ध कवि बिहारी का वह आश्रयदाता था। कवि बिहारी किसके आश्रयदाता थे? तो मिर्जा राजा जय सिंह के। किसके आश्रय में थे बिहारी? तो मिर्जा राजा जय सिंह, याद रखना है। बिहारी ने बिहारी शस्यई नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगले शासक है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह का टाइम है 1700 ईस्वी से 1743 ईस्वी। 1700 से 1743 जय सिंह। सवाई जय सिंह 1700 से 1743 ईस्वी। 3 दिसंबर 1688 को जन्मे जय सिंह प्रथम की तुलना में वीरता और वाक्पटुता को अधिक मात्रा में पाकर औरंगजेब ने इनका नाम सवाई रखा। यानी कि इसका नाम भी जय सिंह था, लेकिन जय सिंह प्रथम की तुलना में, जो मिर्जा राजा जय सिंह था ना, उसकी तुलना में ये अधिक वाक्पटुता थी इनमें और वीरता थी। तो इनकी वीरता और वाक्पटुता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इनका नाम क्या रखा? सवाई जय सिंह रख दिया था, क्योंकि वह जय सिंह प्रताप से बढ़कर सवाया था। सवाई का अर्थ होता है बढ़कर। इसी समय से जयपुर के सभी राजा अपने नाम से पहले सवाई पद का प्रयोग करने लगे। 1700 ईस्वी में जय सिंह ने आमेर का राज्यभार संभाला। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुए उत्तराधिकार युद्ध में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, मगर जाजव के युद्ध में मुहज्जम विजय रहा। अतः मुहज्जम, जो बहादुर शाह के नाम से शासक बना, ने आमेर पहुंचकर विजय सिंह को शासक घोषित कर दिया तथा आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया। आमेर का नाम क्या रख दिया? मोमिनाबाद। मोमिनाबाद नाम किसने रखा? तो मुहज्जम ने, जो कि इसके नाम से शासक बना था, फिर बाद में बहादुर शाह के नाम से शासन किया था इसने। मेवाड़ की सहायता से जय सिंह ने आमेर पुनः प्राप्त कर लिया। मुगल सम्राट ने भी इसे आमेर का शासक स्वीकार कर लिया। फर्रुख सियर ने 1713 ईस्वी में जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। जय सिंह के प्रयासों से 17 जुलाई 1734 कब 17 जुलाई 1734 को राजपूत राजाओं का हुल्डा में सम्मेलन बुलाया गया ताकि संगठित होकर मराठों का मुकाबला किया जा सके, किंतु आपसी अविश्वास से ये योजना कार्यरूप न ले सकी। सवाई जय सिंह ने 1729 ईस्वी में बूंदी के मामले में हस्तक्षेप किया, जिससे मराठों को राजस्थान की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। जय सिंह ने मराठों एवं मुगलों
मुगल सम्राट से समझौता कराने की मध्यस्थता से 1743 ईस्वी में जय सिंह की मृत्यु हो गई और इसने 7 मुगल शासकों का शासनकाल देखा था जय सिंह ने। 1725 ईस्वी में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनवाई। 1725 में सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई। किसने बनाई? जय सिंह ने। उनका नाम जीज मोहम्मद साई रखा। उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जय सिंह कारिका किसने रची? तो जय सिंह, सवाई जय सिंह ने। जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, इंपॉर्टेंट है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और बनारस में वेधशालाएं बनाई। तो वेधशालाएं कहाँ कहाँ बनाई? जयपुर में, दिल्ली में, मथुरा में, उज्जैन में और बनारस में। जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। जय सिंह ने एक बंगाली वास्तुशास्त्री विद्याधर से एक नगर का नक्शा बनवाकर 1727 ईस्वी में आयताकार खंडों वाले एक नगर का निर्माण किया जो आज जयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। वह हिंदू नरेश था जिसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। यानी कि जय सिंह, सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया। 1734 ईस्वी में इसने जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया। तो नाहरगढ़ किले का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह ने। इसने जयगढ़ में जय बाण तोप का निर्माण करवाया। सवाई जय सिंह ने चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल और जल महल का निर्माण कराया। चंद्रमहल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल। सवाई जय सिंह पहला राजपूत हिंदू शासक था जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास किए तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए। अगला है जैसलमेर का भाटी राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। इसमें थोड़ी थोड़ी डिटेल है इन राजवंशों के बारे में। जैसलमेर का भाटी राजवंश स्वयं को चंद्रवंशी यादवों से संबंधित करता है और अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। यानी कि अपने आप को कौन से वंश के मानते हैं? जो चंद्रवंशी यादव से संबंधित मानते हैं और श्री कृष्ण से अपने आप का संबंध जोड़ते हैं। कौन? जैसलमेर के भाटी। विजयराज के शासनकाल से भाटियों को नियमित इतिहास मिलता है। विजयराज का पुत्र भोज हुआ। वह गौरियों के युद्ध में गौरियों के विरुद्ध लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका उत्तराधिकारी जैसल हुआ जिसने जैसलमेर की नींव रखी। तो जैसलमेर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? राव जैसल के द्वारा। जुलाई 1155 में जैसलमेर की स्थापना की गई थी जैसल के द्वारा। जैसलमेर के किले का इतिहास डाई साके के लिए प्रसिद्ध है। पहला साका तो जैसलमेर के शासक मूलराज के समय हुआ था जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। तो पहला शासक मूलराज के समय हुआ था, अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। दूसरा साका रावल दूदा के समय हुआ था जब फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया था। और तीसरा साका जो 1550 में हुआ था जब जैसलमेर के शासक लोनकरण ने कंधार के शासक हमीर अली को शरण दी थी और हमीर अली ने विश्वासघात करते हुए लूणकरण पर आक्रमण कर दिया था। लूणकरण अपने साथियों के साथ लड़ता हुआ मारा गया किंतु अंतिम रूप से भाटी विजय रहे, अतः जोड़ नहीं हुआ था। यह घटना अर्धशाखा कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जोड़ नहीं हुआ था, शाखा हुआ था, तो इसलिए इसे अर्धशाखा कहते हैं। तो अड्डाई शाखे के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर का इतिहास। इसको याद रखना है कि कौन सा शाखा किसके समय हुआ। पहला शाखा कब हुआ था? तो मूल राज के समय हुआ था जब अलाउद्दीन ने चढ़ाई की थी, यानी कि आक्रमण किया था। और सेकंड शाखा है जो रावल दूदा के समय हुआ था जब फिरोज तुगलक ने आक्रमण किया था। और फिर तीसरा शाखा लूणकरण के समय अमीर अली के समय हुआ था। तो अमीर अली ने विश्वासघात किया था इस समय। और अकबर के नागौर दरबार जो 1570 में हर्राई भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और उसने के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। भाटी वंश के अंतिम शासक जवाहर सिंह थे। यानी कि भाटी वंश के प्रमुख शासक है जैसे राव जैसल, फिर राव दूधा को दुर्जनसाल भी कहा जाता है, फिर लूणकरण, फिर हर्राज, फिर हमर सिंह और फिर मूलराज सेकंड, फिर जवाहर सिंह। तो जवाहर सिंह है ना अंतिम शासक थे। अगला है भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक। जाट एक कृषक जाति है। जाट वंश में बात करें तो जाट कैसे एक किसान है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह दिया।
कर दिया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजाराम ने जारी रखा। 1688 में राजाराम की मृत्यु के बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। अगला शासक है चूड़ामन। चूड़ामन की बात करें तो ये है ना राजाराम का भतीजा था, यानी कि राजाराम के भतीजे चूड़ामन ने फिर नेतृत्व प्रदान किया था। और चूड़ामन का टाइम है 1695 से 1721। 1695 से 1721 इसका टाइम है। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन था? चूड़ामन था। चूड़ामन मथुरा व आगरा के मुगल इलाकों में धावे बोलकर मुगल शक्ति को झकझोर दिया। मुगल सम्राट खचवा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा, पर उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे चूड़ामन ने शक्ति प्राप्त की और थून नामक स्थान पर किला बनवाकर अपनी राज्य स्थापित किया। यानी कि चूड़ामन ने थून के किले का निर्माण करवा करके जाट राज्य की स्थापना की थी। अगला है बदन सिंह। बदन सिंह का टाइम है 1723 से 1756। बदन सिंह का शासनकाल है 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था। बदन सिंह की बात करें तो ये जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी था बदन सिंह। जय सिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि दी। तो बदन सिंह को किसकी उपाधि दी गई थी? ब्रजराज की। एवं जागीरें प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास स्थान बनाया और वहां पर एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण कर सुंदर जलमहल बनाए और बाग बगीचे लगाए। डीग के अतिरिक्त बदन सिंह ने कुमेर, भरतपुर व वेर में भी दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह एक शांतिप्रिय शासक था और उसने जाट कछवा मैत्री कर अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डीग में उसकी मृत्यु हो गई थी। 1756 में डीग में बदन सिंह की मृत्यु हो गई थी। अगले शासक हैं महाराज सूरजमल। महाराज सूरजमल का टाइम है 1756 से 1763। 1756 ईस्वी से 1763 इनका शासन का समय है महाराज सूरजमल का। महाराज सूरजमल बदन सिंह 1723 से 56 के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो बदन सिंह के उत्तराधिकारी कौन हुए? सूरजमल की बात करें तो सूरजमल को है ना जाटों का प्लेटो, अफलातून भी कहते हैं। और जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में इन्होंने किसकी सहायता की थी? तो ईश्वरी सिंह की सहायता की थी। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। इसने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। जय सिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए हुए उत्तराधिकार युद्ध 1743 से 50 के समय उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। इसमें इसने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया, मगर मराठा सेना नायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर ये भरतपुर लौट आया। पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण एवं सहायता दी। 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई। इस युद्ध में सूरजमल की प्रतिद्वंदी नजीब खान था, जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था कि सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में खौफ का एक बड़ा उदाहरण है। महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कलिका रंजन कानूनगो ने लिखा है कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस और चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाले अदम्य साहस विद्यमान थे। किसमें? सूरजमल में। आगे है करौली का यादव वंश। करौली का यादव वंश कौन सा था? करौली में वंश तो यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की थी। तो करौली के यादव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजयपाल के द्वारा। कब? 1040 ईस्वी में। इसने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया, जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया।
गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। तो करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गोपाल पाल ने। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी। 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल 1854 से 1869 को करौली के शासक बनाया गया। अगला है परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रु को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति के कम होने के उपरांत परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था। आबू के परमार यानी कि आबू के परमारों का संस्थापक कौन था? तो धूमराज था। लेकिन इसकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। धूमराज की वंश की वंशावली कब प्रारंभ होती है? तो उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू की परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वराह को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वराह ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया। विक्रमदेव का परपौत्र धारावर्ष। विक्रमदेव का कौन था? परपौत्र था। धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी में आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक बना। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेनापतित्व किया। उसने सोलंकियों की अधीनता का जुहा उतार कर फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूणवसही नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया। 1311 ईस्वी में लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लुम्बा ने परमारों की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया और वहां चौहान का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अगला है मराठों का राजस्थान में प्रवेश। अगला टॉपिक मराठों का राजस्थान में प्रवेश। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1707 ईस्वी में। के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान पेशवाओं के कुशल नेतृत्व में मराठे अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। यद्यपि गुजरात और मालवा दोनों पर ही मराठों का प्रभाव कायम होता जा रहा था, किंतु अभी तक किसी मराठा सेना नायक ने राजपुताना में प्रवेश नहीं किया था। पर यह स्थिति अधिक दिनों तक नहीं रही। पारस्परिक ग्रह क्लेश के कारण राजपुताना में भी मराठों का प्रवेश हो गया। राजस्थान में पारस्परिक ग्रह क्लेश के मुख्य 3 केंद्र थे। 3 केंद्र बन गए थे, बूंदी, जयपुर और जोधपुर। तो राजस्थान में पारस्परिक ग्रह क्लेश जिसमें मराठों का प्रवेश हुआ हो, कितने केंद्र थे राजपुताना में मराठों के प्रवेश के? तो बूंदी, जयपुर, जोधपुर। सबसे पहले है बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। बूंदी उत्तराधिकार संघर्ष। सवाई जयसिंह अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था और उसके राज्य की सीमा पर बूंदी राज्य का राजा बुद्ध सिंह जयसिंह का बहनोई था। 1727 ईस्वी तक साले बहनोई में क्या थे? घनिष्ठ संबंध थे, परंतु फिर अचानक दोनों के संबंध तनावपूर्ण, यानी कि जयसिंह और बुद्ध सिंह के पहले तो अच्छे संबंध थे 1727 तक, तो साले बहने दोनों में, फिर दोनों में संबंध तनावपूर्ण हो गए और अंत में बिल्कुल टूट गए। दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गए। महाराव बुद्ध सिंह जयसिंह की बहन कंचा, जयसिंह की बहन थी कछवाई रानी, से घृणा करने लगा और अपनी चूड़ावत रानी के ही सारे पर काम करने लगा। बुद्ध सिंह अपनी चूड़ावत रानी थी, उसके सारे पर काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बुद्ध सिंह ने कछवाही रानी से उत्पन्न पुत्र भवानी सिंह को अपना पुत्र मानने से भी इनकार कर दिया। इस पर जयसिंह का क्रोध होना स्वाभाविक ही था। अतः उसने बुद्ध सिंह को सिंहासन च्युत करने का निश्चय किया। जब महाराज बुद्ध सिंह किसी कारणवश अपनी राजधानी से दूर हो गया तो उसकी अनुपस्थिति में जयसिंह ने अपनी सेना भेजकर बूंदी दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा करवड़ के जागीरदार हाड़ा सालिम सिंह को द्वितीय पुत्र दलेल सिंह को 1730 में, उनका द्वितीय पुत्र था दलेल सिंह, उसको 1723 ईस्वी में बूंदी की गद्दी पर बिठा दिया। जय सिंह की इस कार्यवाही ने
कुछ वर्षों बाद मराठा को राजपूताना की राजनीति में हस्तक्षेप का मौका दे दिया। 1732 में जय सिंह अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह दलेल सिंह के साथ कर दिया। जय सिंह ने दलेल सिंह का रास्ता साफ करने हेतु भवानी सिंह की भी हत्या करवा दी। इस घटना से कछवाई रानी को जय सिंह का विरोधी बना दिया और उसने मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया। मराठे इस अवसर की तलाश में ही बैठे थे। अतः 18 अप्रैल 1734 ईस्वी को मल्हार राव होलकर, कौन? मल्हार राव होलकर ने राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा सेना बूंदी पर चढ़ाई कर दी। 4 दिन के संघर्ष के बाद 18 अप्रैल को चढ़ाई करी और 22 अप्रैल को बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। कब? 18 अप्रैल को 1734 को चढ़ाई करी और 22 अप्रैल 1734 पर बूंदी पर मराठों का अधिकार हो गया। बूंदी के महाराव उमेश सिंह, ये बुद्ध सिंह का पुत्र था उमेश सिंह। इस समय बुद्ध सिंह अफीम व शराब की मस्ती में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था का शासन स्थापित हो गया और अपनी कृतज्ञता प्रकट करने में कछवाई रानी ने होलकर के राखी बांधकर, किसके? तो होलकर के राखी बांधकर अपना भाई बनाया। चूंकि उमेश सिंह अभी छोटा था और प्रताप सिंह को शासन कार्य सौंपा गया। प्रताप सिंह दलेल सिंह का बड़ा भाई था। अगला है हुड्डा सम्मेलन। हुड्डा सम्मेलन मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जय सिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हुड्डा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 को पूर्व निश्चित स्थान हुड्डा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। इसकी अध्यक्षता, हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जय सिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बुंदेल का दलेल सिंह, करौली का गोपाल पाल और किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखें और एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। यानी कि इस समझौते में हस्ताक्षर किए कि सभी शासक है ना एकता बनाए रखे और एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा। कोई राज्य दूसरे राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा। मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्यवाही आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ होगा तो अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। यानी प्रत्येक शासक अपने अपने स्वार्थ में लीन थे, इसलिए उनमें एकजुटता स्थापित असंभव था। हुड्डा सम्मेलन इस प्रकार असफल प्रयास साबित हुआ। हुड्डा सम्मेलन का जो समझौता हुआ था वह असफल रहा। अगला है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष में 1708 ईस्वी में क्या हुआ था कि सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री, सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा थे अमर सिंह, उसकी पुत्री थी चंद्रकुंवरी बाई से विवाह किया। कब? 1708 में। विवाह से पूर्व जय सिंह ने एक इकरारनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, जयपुर का राज सिंहासन पर बैठाने की बात कही गई थी। यानी कि समझौता हुआ था कि जयपुर में है ना चंद्रकुंवरी यानी कि राजकुमारी का पुत्र ही, भले वो छोटा हो, जयपुर का राज सिंहासन संभालेगा। तत्पश्चात 1722 ईस्वी में जय सिंह को खींची रानी सूरज कंवरी से एक पुत्र ईश्वरी सिंह उत्पन्न हुआ। 1728 ईस्वी में मेवाड़ की राजकुमारी, 1722 में किसके पुत्र उत्पन्न हुआ? तो खींची रानी सूरज कंवर के एक पुत्र उत्पन्न हुआ ईश्वरी सिंह। और 1728 में मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुंवर के एक पुत्र हुआ माधो सिंह। यानी कि चंद्रकुंवरी के तो माधो सिंह हुआ और सूरज कंवर के कौन हुआ? ईश्वरी सिंह। अतः जय सिंह के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष होना निश्चित हो गया। सितंबर 1743
ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठा, किंतु माधो सिंह ने 1708 ईस्वी के इकरारनामे के आधार पर जयपुर राज्य की गद्दी का दावा किया। इस प्रकार ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में ग्रह क्लेश हो गया। दोनों पक्षों की ओर से मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न आरंभ हो गए। माधो सिंह की ओर से मल्हार राव होलकर से सैनिक सहायता प्राप्त की गई और इसके बदले में होलकर ने 20 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। उधर ईश्वरी सिंह ने राणोजी सिंधिया से सहायता प्राप्त कर ली। फरवरी 1745 ईस्वी में माधो सिंह ने जयपुर पर चढ़ाई कर दी, किंतु ईश्वरी सिंह ने अपने मराठा साथियों की सहायता से माधो सिंह और उसके सहयोगों को क्या कर दिया, परास्त करके खदेड़ दिया। माधो सिंह ने एक बार फिर मल्हार राव से सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतिनिधि को कालपी भेजा और एक सैनिक सहायता के लिए उसे 2 लाख रुपए देने का वचन दिया। मल्हार राव ने अपने पुत्र खांडे राव को 1000 सवारों के साथ इन तीनों राजपूतों की सहायता करने लिए भेजा। फलस्वरूप 1 मार्च 1747 कब, तो 1 मार्च 1747 ईस्वी को दोनों पक्षों के बीच राजमहल नामक स्थान पर पुनः भीषण युद्ध हुआ। राजमहल के इस युद्ध में ईश्वरी सिंह क्या हुआ, विजय हुआ। राजमहल के युद्ध तक पेशवा का बहुत कुछ झुकाव ईश्वरी सिंह की ओर हो गया था, किंतु राजमहल के युद्ध के बाद जब महाराणा जगत सिंह मेवाड़ का शासक की ओर अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, यानी कि मेवाड़ का जब है ना, यानी कि मेवाड़ का शासक था महाराणा जगत सिंह की ओर से और अधिक रुपया देने का लालच दिया गया, तब ऋण भार दबे हुए पेशवा ने ईश्वरी सिंह का साथ छोड़कर माधो सिंह का पक्ष लिया। यानी कि माधो सिंह की ओर से महाराणा जगत सिंह ने ना और रुपया देने का लालच दे दिया था, इसलिए पक्ष किसकी ओर चला गया, ईश्वरी सिंह को छोड़ करके माधो सिंह के पक्ष में चला गया। इसके बाद बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ ईश्वरी सिंह की मुठभेड़ हुई। किस स्थान पर, बगरू नामक स्थान पर मराठों के साथ मुठभेड़ हुई। 6 दिनों के युद्ध में ईश्वरी सिंह पराजित हुआ। यद्यपि इस समय जाट शासक सूरजमल ने ईश्वरी सिंह की तरफ से लड़ते हुए बड़े साहस का परिचय दिया था और माधो सिंह को 4 परगने देने, उमेश सिंह को बूंदी का राज्य लौटाने और मराठों को भारी धनराशि देने का वायदा करने पर विवश होना पड़ा था। बगरू का युद्ध कब हुआ था, तो अगस्त 1748 में। इसमें ईश्वरी सिंह क्या हुआ था, पराजित हुआ था बगरू के युद्ध में। तो बगरू के युद्ध के बाद अगस्त 1748 में क्या हुआ था, बगरू का युद्ध, और के बाद ईश्वरी सिंह ने जो रुपया मराठों को देने का वायदा किया था वो उन्हें नहीं दे सका। होलकर इस धन की वसूली हेतु जयपुर की ओर बढ़ा। मार्ग में उसने जयपुर का राजदूत 2 लाख रुपए के साथ मिला, पर होलकर इस राशि से खुश न था। उसने जयपुर की ओर बढ़ना जारी रखा। जयपुर के राजदूत ने लौटकर जब ईश्वरी सिंह को यह सूचना दी तो ईश्वरी सिंह बड़ा भयभीत हुआ, क्योंकि मराठों को देने के लिए उसके पास रकम नहीं थी। तब निराश होकर 13 दिसंबर 1750 कब, तो 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर सारे राजनीतिक जंजालों को ही खत्म कर दिया, यानी कि आज़ाद कर दिया। अब होलकर ने माधो सिंह को बुलवाकर उसे जयपुर की गद्दी पर बैठाया। माधो सिंह के गद्दी पर बैठते ही मराठों ने उसके सामने धन संबंधी अपनी लंबी चौड़ी मांग रखी। माधो सिंह मराठों को सबक सिखाना चाहता था और 10 जनवरी 1751 कब, तो 10 जनवरी 1751 को उसे एक सुनहरा अवसर मिल गया। इस दिन लगभग 4000 मराठों ने नवनिर्मित जयपुर नगर के कलात्मक मंदिरों व बाजारों को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। दोपहर में माधो सिंह ने नगर के सभी द्वार बंद करवा दिए और अचानक राजपूत सैनिकों और नागरिकों ने मराठों का कत्लेआम शुरू कर दिया। राजस्थान की राजनीति में राजपूत मराठा संघर्ष की एक नई उलझन पड़ी, यही आरंभ हुई, जो आगे चलकर इन दोनों जातियों के साथ साथ राजस्थान के लिए भी घातक सिद्ध हुई। आगे है तुंगा का युद्ध। तुंगा का युद्ध जयपुर राज्य और मराठों के मध्य जोत को लेकर बार बार विवाद होता रहा। फलस्वरूप मराठा महाराजा सिंधिया के नेतृत्व में जयपुर राज्य में लूट मार मचाया करते थे। मराठों की इन हरकतों से परेशान जयपुर का तत्कालीन शासक प्रताप सिंह इनसे मुक्ति का प्रयास कर रहा था। प्रताप सिंह ने मराठों के विरुद्ध जोधपुर महाराजा विजय सिंह से क्या कर लिया, गठबंधन किया और शिवपुर व करौली के शासकों ने भी इस
संघ को सैनिक सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त महादजी कासाती मुगल फौजदारी मोहम्मद बेग हमदानी भी राजपूतों के साथ हो गया। अतः 28 जुलाई 1787 को लाल सोट के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठों महादजी सिंधिया और राठौड़ कछवा गठबंधन की सेनाओं के मध्य, तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 28 जुलाई 1787 को मराठों और राठौड़ कछवा के गठबंधन की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। भयंकर रक्तपात के बाद भी युद्ध अनिर्णायक रहा। महादजी पीछे हट गया और राजपूत सेना का पलड़ा भारी रहा। तुंगा के युद्ध के बाद भी मराठी राजपूत राज्यों पर अपना प्रभुत्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अतः मराठों व राजपूतों के मध्य 20 जून 1790 में पाटन का युद्ध हुआ। मराठों और राजपूतों के मध्य पाटन का युद्ध कब हुआ? तो 20 जून 1790 को, जिसमें मराठा सेना को निर्णायक विजय मिली और राजपूत सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। जयपुर शासक प्रताप सिंह ने मराठों से मुक्ति का एक प्रयास किया और उसने जोधपुर की सहायता से 16 अप्रैल 1800 को मालपुरा में पुनः मराठों से युद्ध किया, किंतु इस बार विजय मराठों के हाथ ही लगी। अतः जयपुर राज्य को पुनः मराठों से संधि करनी पड़ी। अगला है कृष्ण कुमारी विवाद। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्ण कुमारी। कहाँ की? तो मेवाड़ की। से विवाह को लेकर जयपुर के शासक जगत सिंह और जोधपुर के शासक मान सिंह, जयपुर के शासक तो थे जगत सिंह और जोधपुर के शासक थे मान सिंह के मध्य युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। तो ये कहाँ की पुत्री थी? तो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, जिसकी सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ तय हुई। किंतु विवाह के पूर्व ही भीम सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भीम सिंह की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जय सिंह के शासक यानी कि जयपुर के शासक जगत सिंह के साथ तय किया और इस रिश्ते से मारवाड़ के नए शासक मान सिंह मारवाड़ का अपमान माना और मान सिंह ने मेवाड़ पर आक्रमण का निश्चय किया। इस घटनाक्रम के कारण एक बार पुनः मराठों एवं अमीर खां पिंडारी को मेवाड़ व मारवाड़ की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप का अवसर प्राप्त हुआ। मारवाड़ के शासक मान सिंह का पक्ष लेते हुए अमीर खां पिंडारी ने मेवाड़ में डेरा डाल दिया। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से कराने या कृष्णा कुमारी की हत्या करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बात नहीं मानने पर मेवाड़ को उजाड़ने की धमकी दी। अंत में 21 जुलाई 1810 कब? तो 21 जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी के जीवन की समाप्ति के साथ ही विवाद का पटाक्षेप हो पाया। राजस्थान में मराठा हस्तक्षेप का यह सबसे काला अध्याय था। अगला है जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष। जोधपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण उलझन जोधपुर राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर उत्पन्न हुई थी। वह कई वर्षों तक चलती रही। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह का भाई भक्त सिंह अभय सिंह को गद्दी से हटाकर स्वयं जोधपुर का शासक बनना चाहता था। यानी कि भक्त सिंह है ना, अभय सिंह को गद्दी से हटाकर खुद शासक बनना चाहता था। जून 1749 ईस्वी में अभय सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और बाद में उसका पुत्र राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। नवंबर 1750 ईस्वी में भक्त सिंह ने राम सिंह को परास्त कर उससे जोधपुर की गद्दी हत्या ली। राम सिंह भागकर जयपुर आया और माधो सिंह की शरण प्राप्त कर ली। मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने लगा। 1752 ईस्वी में जब भक्त सिंह ने अजमेर पर अधिकार कर लिया, तब उसका विरोध करने के लिए मराठों को एक नया कारण मिल गया, क्योंकि मराठे स्वयं अजमेर पर अधिकार करना चाहते थे। 21 सितंबर 1752 ईस्वी को भक्त सिंह की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र विजय सिंह जोधपुर की गद्दी पर बैठा। उधर राम सिंह जोधपुर की गद्दी पर प्राप्त करने हेतु मराठों से सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। अतः जून 1753 में रघुनाथ राव ने राम सिंह को पुनः जोधपुर की गद्दी पर बैठने के लिए जेपा सिंधिया को जोधपुर पर आक्रमण करने भेजा। 15 सितंबर 1753 ईस्वी को मेड़ता के पास दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय सिंह परास्त होकर नागौर की तरफ भागा और नागौर दुर्ग में क्या कर ली? शरण ले ली। विजय सिंह मराठों से लंबे समय तक मुकाबले की स्थिति में न था और वह उनसे संधि करने में विवश हो गया। फरवरी 1756
कब? फरवरी 1756 में इनके बीच में संधि हुई। इस संधि की शर्त इस प्रकार थी कि अजमेर और गढ़बीठली, अजमेर यानी कि गढ़बीठली तारागढ़ में मराठों का अधिकार में रहेंगी। जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर मारोठ सोजत, जालोर सहित आधा मारवाड़ जिसमें सांबर मारोठ सोजत परबसर और केकड़ी 84 गांव सम्मिलित थे, पर राम सिंह का अधिकार मान लिया गया और जोधपुर, नागौर तथा मेड़ता पर विजय सिंह का प्रभुत्व मान लिया गया। विजय सिंह ने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए मराठों को देना स्वीकार किया, जिसमें 25 लाख प्रथम वर्ष और शेष राशि आगामी 2 किस्तों में देनी थी। राम सिंह ने अपनी सहायता के बदले मराठों को 5 लाख रुपए देना स्वीकार किया। जोधपुर राजा 1.5 लाख रुपए वार्षिक कर के रूप में मराठों को देगा। राम सिंह द्वारा विजय सिंह की सीमा का अतिक्रमण करने पर विजय सिंह सैनिक कार्रवाई के लिए स्वतंत्र था। राजस्थान के उपयुक्त प्रमुख राज्यों के साथ साथ लगभग सभी राज्यों में मराठों का प्रवेश और उनका हस्तक्षेप से प्रारंभ हो गया। केवल बीकानेर और जैसलमेर ऐसे राज्य थे जो मराठों की लूटमार से बचे रहे। इंपॉर्टेंट है कि कौन से राज्यों में, यानी कि कौन से राज्य थे जहां पर मराठों ने लूटमार नहीं की, तो बीकानेर और जैसलमेर। शेष संपूर्ण राजस्थान पर धीरे धीरे मराठों का वर्चस्व स्थापित हो गया। आगे चलकर मराठों के सहयोगी रहे पिंडारियों ने भी अपने स्वतंत्र दल संगठित कर राजस्थान में लूटमार आरंभ कर दी। राजस्थान के राज्य कभी भी अधिक संपन्न न रहे और अब तो उनकी आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश और उनसे संबंधित घटनाएं हमने पढ़ी हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि ये बुक आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।